Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. Good We are morning, fine. ma'am. What We are about you? fine, ma'am. Thank and what about you? I'm also fine, and you are most welcome in this session. And in this class, we all are going to read about the construction design in the empire of शाहजहां। तो शाहजहां का जब अंपायर था उसने किस टाइप की कंस्ट्रक्शन करवाए, क्या क्या चीजें थी। फिलहाल कंस्ट्रक्शन साइट में अगर कोई मुगल किंग फेमस है तो वो शाहजहां ही है, क्योंकि उनकी बनाई गई दो बिल्डिंग्स जिन्हें आज भी हम जानते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जानते हैं ना आप सभी भी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो फर्स्ट इज ताजमहल एंड सेकंड लाल Taj किला। Mahal, ये दोनों बिल्डिंग Red तो Fort. ज्यादा फेमस है। Welcome. चलिए तो स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको। यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज क्या पढ़ना है हमें। आर्किटेक्टर स्टाइल या फिर आर्किटेक्टर जो शैली थी, निर्माण कला की शैली, वो शाहजहां ने कौन कौन सी चीजें फॉलो की हैं, कौन सी नई चीजें ऐड की हैं टेम्पल्स एंड मॉस्क को बनवाने में। चलिए तो हम शाहजहां से स्टार्ट करते हैं। So it was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis। तो शाहजहां के अंपायर में क्या हुआ था, जिस समय वो शासन कर रहे थे, तो जो मुगल आर्किटेक्टर था, मुगल शैली, वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रांड हार्मोनियस सिंथेसिस। तो ये जो मुगल शैली थी, जितने भी किंग्स ने अभी तक टेम्पल्स बनवाया था, शाहजहां ने क्या किया, उन सभी की टेक्निक को फ्यूज करके, दैट मीन्स कि मिला करके एक दूसरे में, उन्हें जिस भी मुगल किंग का जो स्टाइल पसंद आया उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया, और जो अपना नया जो बिल्डिंग बनवाई, जो न्यू बिल्डिंग बनवाई, उसमें उन सारी चीजों को क्या किया, सभी चीजों को मैचअप करके बनाया, मिला करके, मिक्स करके। देखिए हमें बताया हुआ है ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस स्टाइल में। तो सिंथेसिस आप सभी ने साइंस में पढ़ाई होगा। जो फाइबर होते हैं हमारे, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर Yes, कौन से होते हैं, ma'am. जिन्हें सिंथेसिस करके बनाया जाता है Artificial. काफी सारे केमिकल्स मिला करके। तो Yes, ऐसे ma'am. ही जो हमारे शाहजहां हैं, इन्होंने क्या किया था, जितने भी अभी तक मुगल अंपायर के किंग्स आए, उन्होंने जो भी डिजाइन पैटर्न यूज किया था, तो शाहजहां ने उन सभी के जो भी उन्हें अच्छा लगा, सबके बिल्डिंग डिजाइन के पैटर्न में उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया और अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में उन सभी चीजों को ऐड करके बनवाया। His region witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi। तो उनके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की, जो उन्होंने निर्माण कार्य करवाया था, उसकी साक्षी रही हैं हमारी दिल्ली और आगरा। तो उसके साक्षी कौन है, गवाह कौन है, दिल्ली और आगरा। यानी कि आगरा में ताजमहल है जो गवाही देता है इस बात की कि शाहजहां को कैसी कंस्ट्रक्शन पसंद था, उन्हें कैसा कंस्ट्रक्शन पसंद था। दूसरा दिल्ली में लाल किला है जो हमें बताता है कि शाहजहां जो है वो किस टाइप की स्टाइल को पसंद करते थे। अब देखिए, इन्होंने जहां पर ये रहते थे, इन्होंने वहां पर एक सेरेमनी हॉल बनवाया था। तो जहां पर पब्लिक उत्सव होता था, पब्लिक उत्सव भी प्राइवेट जो इनका पर्सनल होता था वो भी। तो ये देखिए इनका अलग अलग नाम है फिलहाल। जो जहां पर ये अपनी प्राइवेट मीटिंग करते थे, प्राइवेट सेरेमनी करते थे, वो था दीवाने खास। एंड जहां पर पब्लिक की मीटिंग होती थी, जिस हॉल में सारी पब्लिक भी एक इकट्ठा होकर सेरेमनी सेलिब्रेट करती थी, तो वो क्या होता था, दीवाने आम। तो दीवाने खास और दीवाने आम, ये दो सेरेमनी हॉल थे जहां पर कोई भी सेरेमनी ये लोग सेलिब्रेट करते थे। और इसे बनाने के लिए इसे बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया था। कैसे प्लान किया गया था, प्लेस विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, एक बहुत बड़ा सा गलियारा था। दिस कोर्ट वर आल्सो डिस्क्राइब्ड अ चिहली, सुतून और 40 पिलर हॉल। तो ये जो इनका दीवाने आम और दीवाने खास था, इसकी एक क्वालिटी थी, इसे क्या कहा जाता था, चिहली सुतून, चिहिल सुतून या फिर 40 पिलर हॉल। एक ऐसा हॉल जिसमें 40 खंबे लगे थे, टोटल 40 खंबे। तो देखिए यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये हमें इस पिक्चर में दो ही खंबे दिख रहे हैं, लेकिन ये जो इनका हॉल था ये दूर तक बना होता था बहुत। और टोटल ये जो हमें खंबे दिख रहे हैं, जो पिलर्स दिख रहे हैं, टोटल 40 पिलर्स होते थे।
तो इन्होंने अपने मेन जहां पर ये रहते थे अपने रेजिडेंस में, उन्होंने वहां पर एक सेरेमनी हॉल बनवाया था, दीवाने खास और दीवाने आम। तो इसमें टोटल कितने पिलर थे? 40 पिलर। तो इसका दो नाम दिया हुआ है हमें, या तो चेहल सुतून या फिर 40 पिलर हॉल। तो फिलहाल हम याद रखने के लिए इसे यही यूज कर लेंगे, 40 पिलर हॉल, यानी कि 40 खंभों वाला हॉल, बड़ा सा हॉल। अब देखिए आगे और क्या बताया हमें इनके बारे में। शाहजहां's ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। तो इनका जो ऑडियंस हॉल होता था, जहां पर ये अपने दर्शकों से, अपनी प्रजा से मिलते थे, ये एक मॉस्क की तरह, एक मस्जिद की तरह बनाया गया था। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला। तो वो पेडेस्टल यानी कि वह चबूतरा जहां पर इनका मेन सिंहासन रखा गया था, ये किबला की दिशा में पड़ता था। दैट मीन्स कि वह दिशा जहां पर बैठ करके नमाज पढ़ी जाती है। तो इनका जो सिंहासन था, ये देखिए अभी ये हमें इनका सिंहासन ही दिया है, आई थिंक ये वाला। तो इनका जो सिंहासन है, जब यहाँ पर इनकी प्रजा बैठती थी, तो इनकी प्रजा का मुंह उसी तरफ होता था जहां पर बैठ करके नमाज पढ़ी जाती है। यानी कि ये अपने आप को एज अ गॉड रिप्रेजेंट कर रहे थे, ताकि जब प्रजा इनके सामने बैठे तो जिस डायरेक्शन में प्रजा नमाज पढ़ती है, जिस डायरेक्शन में सभी नमाज पढ़ते हैं, उसी डायरेक्शन में ये खुद को रखवाते थे। दैट मीन्स कि यहाँ पर बैठते थे और जो प्रजा के जो नमाज पढ़ने का जो डायरेक्शन था वो इन्हीं की तरफ होके पड़ता था। तो यहाँ पर अगर ये सामने बैठते होंगे तो इनकी प्रजा का जो मुंह है सामने, इनका फ्रंट फेस वो इसी तरफ होता होगा। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या बताया इनके बारे में। द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर। तो जो मुस्लिम जो प्रेयर के समय जिस डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं, वही डायरेक्शन जिसे किबला कहा जाता है। सिंस एवरीबडी फेस द डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन। तो जब भी कोर्ट सेशन होता था, दैट मीन्स कि जब भी कोर्ट में कोई भी समारोह, कोई भी ओकेजन होता था, या फिर कोर्ट की सभा होती थी, तो उस समय जितने भी दरबारी होते थे, उन सभी का फेस उसी तरफ होता था। द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में वही बताया था और हमें बता भी दिया है कि किंग का यह विचार क्या था, खुद को एज अ गॉड रिप्रेजेंट करने का, खुद को भगवान की तरह रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि अब इनकी प्रजा जब इस तरफ ही मुंह करके बैठेगी, दैट मीन्स कि अब सभा भवन में जो भगवान है वो कौन हो गए? यहाँ के किंग शाहजहां। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट और Yes, क्या ma'am. बताया हमें? On earth was suggested by these architectural features। तो यहाँ पर किंग का जो आइडिया है, उन्होंने खुद को गॉड की तरह रिप्रेजेंट किया है ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर। was suggested by these architectural features। और हमारी इस अर्थ पे जो उनका आइडिया है, जिस तरीके से उन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो इससे उनके आर्किटेक्चरल फीचर्स, दैट मीन्स कि वो निर्माण कला के बारे में क्या क्या जानते हैं, उनकी सारी क्वालिटी का पता लगता है। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in Red Fort at Delhi। अब देखिए आगे क्या बताया हमें। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पेरियल कोर्ट। तो रॉयल जस्टिस यानी कि शाही दरबार, और इम्पेरियल कोर्ट दैट मीन्स कि जो आम जनता का होता है, सॉरी इम्पेरियल है इनका रहने का। तो ये इन्फेसिस बाय शाहजहां एंड हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो जो दिल्ली आज के टाइम पे रेड फोर्ट है, जहां पर नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाता है, वहां पर इनका रेजिडेंस भी रहा था कुछ टाइम तक, ये वहां पर रहते भी थे। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वाज अ सीरीज ऑफ पित्रादुरा। अब हमें इसी लाल किले के ही बारे में बताइए सारी चीज, कि वहां पर जिस जगह पर उनका थ्रोन था, जहां पर उनका सिंहासन था, तो इनके सिंहासन के पीछे वर अ सीरीज ऑफ पित्रादुरा। In inlays the depicted the legendary Greek god or Orpheus playing the lute। तो ये जो पित्रादुरा है, यानी कि इनके सिंहासन के पीछे एक डिजाइनिंग की गई थी, यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया है डिटेल में। कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन अ depreciation carved into the marble or sandstone creating beautiful ornate patterns। तो ये जो पित्रादुरा है, यानी कि जहां पर इन्होंने अपना सिंहासन रखवाया था, एग्जैक्टली उसके आसपास, उसके नीचे इन्होंने क्या किया था, कार्विंग करवाई थी, बहुत ही सुंदर नक्काशी करवाई थी, डिजाइनिंग करवाई थी, और इसे ही पित्रादुरा कहा गया है। ओके, तो ये जहां Yes, पर ma'am. इस सिंहासन पे बैठते थे, Yes, उस ma'am. सिंहासन के जस्ट नीचे
यानी कि जिस चबूतरे पर ये सिंहासन रखा गया था वहां पर इन्होंने बहुत ही सुंदर कार्विंग करवाई थी, नक्काशी करवाई थी, डिजाइनिंग बनवाई थी बहुत अच्छी अच्छी। तो और साथ ही इस डिजाइनिंग के साथ साथ एक चीज और थी, यहाँ पर ग्रीक गॉड ऑर्फिस प्लेइंग द ल्यूट, यहाँ पर ग्रीक गॉड दैट मीन्स कि एक भगवान जो एक भगवान थे यहूदियों के, तो ये जो भगवान थे ऑर्फिस, इनको बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया था। इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑर्फिस म्यूजिक कुड काम फोरेसियस बीस्ट अंटिल दे कोएक्सिस्टेड टुगेदर पीसेबली। तो अब आगे क्या बताया है कि ऐसा माना जाता था कि ये जो गॉड आर्टिस्ट का जो संगीत है, जो इनका म्यूजिक है, काम फॉरेसियस बीस्ट दैट मीन्स कि जो भयानक हिंसा वह बीस्ट हैं, जानवर हैं, दैत्य हैं, उनको भी शांत कर देगा। तो इनका म्यूजिक इतना प्यारा था, इतना मेलोडियस सॉन्ग था इनका बजाने वाला सॉन्ग, कि इससे जो भयानक से भयानक जानवर थे वो भी शांत हो जाते थे। अंटिल द कोएक्सिस्टेड टुगेदर पीसफुली। और साथ इसीलिए इनकी मूर्ति बनाई गई थी, ताकि इनकी मूर्ति को देखते हुए सभी जगह शांति स्थापित की जा सके। तो इनका जो म्यूजिक था इसके बारे में बताया गया है कि ये भयानक से भयानक जानवरों को भी शांत करने वाला म्यूजिक था। एक फिलहाल एक और स्टोरी दी थी, एक हेमेलिन वाली, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं, इंग्लिश की किसी बुक में है आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी क्लास में है। तो वहां पर एक पर्सन था जो चूहों को भगाने के लिए म्यूजिक बजाता है और सारे चूहे उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। यस मैम। पढ़ी आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। वहां पर एक पर्सन को एक काम दिया था कि तुम्हें क्या करना है, हमारे यहाँ चूहे बहुत आते हैं, और वो उसके म्यूजिक बजाने से सारे चूहे उसके पीछे पीछे भागने लगते थे, और सारे चूहे जाकर के एंड में नदी में डूब गए थे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर इन गॉड को माना जाता है कि इनका म्यूजिक सुनने के बाद जो भयानक से भयानक जानवर हैं वो भी शांत हो जाते थे। और इसीलिए शाहजहां ने अपने सिंहासन का जो चबूतरा था वहां उसके ऊपर इनकी भी मूर्ति डिजाइन करवाई थी, इनको म्यूजिक बजाते हुए दिखाया था, बांसुरी बजाते हुए। The construction of Shahjahan's audience halls aimed to communicate that the king justice would treat the high and the low as equal, creating a world where all could live together in a harmony. अब जो कंस्ट्रक्शन था शाहजहां के द्वारा जो बनवाया गया था अपने दर्शकों के लिए, जो हॉल बनवाया गया था, तो इनके पहले वाले जो किंग आए थे, देखिए एक चीज इन्होंने ऐड की थी, जो इन्होंने अपना हॉल बनवाया था दीवाने खास और दीवाने आम, तो ये एक साथ हमें इसलिए दिया है क्योंकि ये जो सभा है वो एक साथ ही होती थी। लेकिन अकबर के टाइम पे क्या था, उन्होंने ये जो सेरेमनी हॉल है अलग अलग बनवाया था। उनके टाइम पे दीवाने खास अलग था, दीवाने आम अलग था, यानी कि जिस जगह पर वो अपनी प्राइवेट सेरेमनी करते थे वहां पर वो कभी भी पब्लिक को आने आने नहीं देते थे। लेकिन शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ है, देखिए इन्होंने जो हॉल बनवाया है 40 खंभों वाला हॉल, बड़ा सा हॉल, तो यहीं पर ये अपनी प्राइवेट सेरेमनी भी करते थे और यहीं पर पब्लिक सेरेमनी भी करते थे। तो अब इनके बारे में एक चीज और बताइए शाहजहां के बारे में, कि जो इनका कंस्ट्रक्शन था, जो इनका निर्माण था ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए, अपनी जनता के लिए, ये क्या संदेश देना चाहता था? हेल टू कम्युनिकेट, इनका जो मेन लक्ष्य था, क्या क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे ये? द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल, कि जो राजा का न्याय है वो हाई एंड लो, यानी कि हाई एंड लो यहाँ पर लोगों के लिए यूज किया गया है, कि यानी कि जो गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं, तो उन सभी के साथ ये इक्वल ट्रीट करते थे। और एक ऐसी दुनिया, अ वर्ल्ड, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मोनी, और एक ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां पर सभी एक साथ प्यार से रहें बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ओके, चलिए लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ध्यान है आपको? हमें एक ऐसे किंग के बारे में जानना था जिसके पास एक बहुत ही प्रीसियस डायमंड था, कोहिनूर हीरा। तो वो शाहजहां ही थे, मुगल अंपायर का जो एक ऐसा किंग जिसके पास कोहिनूर हीरा था, तो वो कौन थे? शाहजहां। चलिए भी फिलहाल आपको मैं बताती हूँ कि इन्हें किसने दिया था, वो इन्हें डायमंड किसने दिया था और इन्होंने उस डायमंड को कहाँ पर रखा छुपा करके। चलिए तो अब आगे देखते हैं।
और क्या दिया है हमें शाहजहां के बारे में। तो in the early year of his region, Shahjahan's capital was at Agra, a city where the nobility has constructed their homes on the banks of the river Yamuna. तो उनके शुरुआती दिनों में, दैट मीन्स कि जब उनके एम्पायर की शुरुआत हुई थी, तो शाहजहां ने अपनी कैपिटल कहाँ रखी थी? अपनी राजधानी आगरा में, जहां पर ताजमहल बनवाया गया है। A city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna। और यहाँ पर जो उन्होंने अपना घर, रहने का घर बनवाया था, मेन जगह जब इन्होंने आगरा में अपनी राजधानी बनाई थी, तो इनका जो मेन रेजिडेंस था उन्होंने उसे बिल्कुल यमुना नदी के किनारे ही बनवाया था। दिस वॉज सेट इन द मिडस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट। और सेम यहाँ पर भी वही टेक्निक यूज हुई है, चारबाग वाली। ये देखिए हमें बताया है कि ये जो इनका रेजिडेंस बनवाया गया था यमुना नदी के किनारे, दिस वर सेट इन द मिडस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट। तो ये जो इनका रेजिडेंस था वो बिल्कुल बीचों बीच था फॉर्मल गार्डन्स के, जिन्हें चारबाग फॉर्मेट में बनाया गया था। The Charbagh garden also had a variation that historian describe as the river front garden। अब हमारे हिस्टोरियन ने चारबाग गार्डन को एक और नाम दिया है, रिवर फ्रंट गार्डन, यानी कि नदी के सामने वाले बाग। इन दिस dwelling was not located in the middle of the Charbagh but as its edge। तो यहाँ पर जो इन्होंने दूसरा नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये जो इन्होंने अपना रेजिडेंस बनवाया था, इसमें 4 पैटर्न में तो डिवाइड किया गया था, लेकिन ये जो चार बाग हैं, ये चारों के चारों नदी के किनारे बसते थे। कैसे? अभी देखिए, हमें इसका एक पैटर्न नीचे दिया हुआ है, ये रहा। तो ये दिया है हमें ताजमहल। ताजमहल हमारा ये बना हुआ है, ये है हमारी रिवर यमुना, ये जो बह के जा रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या हमें क्या बताया है, रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ मैप ऑफ द रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा। नोट हाउ द गार्डन प्लेसेस ऑफ द नोबल्स आर प्लेस्ड इन द बोथ बैंक्स ऑफ द यमुना। तो अब इसी ताजमहल के पैटर्न को देखते हुए ही हमारे हिस्टोरियन ने इसका नाम रखा था रिवर फ्रंट गार्डन, क्योंकि ये देखिए जो ताजमहल बनवाया है ना, कितने सारे गार्डन लगवाए हैं, और सारे के सारे नदी के दोनों किनारे, इधर भी और इधर भी। और यही देखते हुए हमारे हिस्टोरियन ने इसका नाम क्या रख दिया था? रिवर फ्रंट गार्डन। ओके, तो ताजमहल के दोनों तरफ गार्डन लगाए गए हैं। ये रहा, ये हमने उसी की पिक्चर दी है एग्जिट में। ताजमहल कब बन के तैयार हो गया था? द ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड इन 1643। तो ताजमहल को ऐसा भी माना जाता है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल बनवाया था उन सभी के हाथ कटवा दिए गए थे। सुना होगा आप सभी ने। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो शाहजहां थे वो चाहते थे कि फिर कोई दूसरी ऐसी बिल्डिंग ऐसी ना खड़ी हो पाए और आगे आने वाले टाइम में मुझे याद रखा जाए। फिलहाल ये सही है या गलत ये मुझे भी नहीं कंफर्म है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितने भी कारीगर थे, जितने भी आर्टिजन लोगों ने इस ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया था, उन सभी के हाथ कटवा दिए थे बाद में किंग ने। चलिए, तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर 4 बार पैटर्न कैसे फॉलो किया गया? 4 बार पैटर्न तो इन्होंने फॉलो किया है, लेकिन ये जो पैटर्न है वो हमें क्या बताता है? रिवर साइड गार्डन। दैट मीन्स कि ताजमहल से जैसे जैसे हम इधर की तरफ आएंगे तो क्या होगा? रिवर, नदी जो रिवर है यमुना, उसके दोनों तरफ गार्डन बनाए गए हैं। एंड ये सारे ही नदी के क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारों से क्लोज है सारे ही। शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। तो शाहजहां ने रिवर फ्रंट गार्डन किसके लिए? ताजमहल के लिए लिया हुआ है। ताजमहल ही एक ऐसा इनका कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर इन्होंने रिवर फ्रंट गार्डन यूज किया है। बाकी इनके द्वारा बनाई गई और किसी बिल्डिंग में ये पैटर्न नहीं है। तो ताजमहल इन द ग्रांडेस्ट आर्किटेक्चरल accomplished ऑफ हिज रीजन। इनके अंपायर का, इनके पूरे अंपायर का, जितने दिन उन्होंने शासन किया, तो इनके अंपायर की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो यही थी कि इन्होंने इसको बनवाया था ताजमहल को। तो ये इनकी बनाई गई एक बहुत ही ग्रांडेस्ट आर्किटेक्चरल अकॉम्प्लिशमेंट है, इनकी बनाई गई सबसे बड़ी उपलब्धि।
इनके आर्किटेक्चरल जो इनकी टेक्निक है उसका सबसे बड़ा नमूना ताजमहल ही है। Here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south। तो यहाँ पर ये सफेद मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से, ये हम सभी पहले से ही जानते हैं। ताजमहल के बारे में हम सभी जब छोटे थे तभी से सुनते आ रहे हैं कि ये सफेद संगमरमर का बना हुआ है, ये हमें सभी बताते रहते थे। चलिए, तो ये व्हाइट मार्बल का बना है। व्हाइट मार्बल मॉजुलम was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south। तो ये देखिए, जो ये प्लेस यहाँ पर ताजमहल के साथ साथ क्या किया गया है, एक टेरेस बनाया गया है। टेरेस हम सभी जानते हैं जो छत में लगा होता है, किनारे वाला। तो इन्होंने ये टेरेस बनवाया है, लेकिन ये छत वाला टेरेस नहीं है, ये नदी के किनारे वाला है। और इसमें भी व्हाइट मार्बल यूज किया गया है, और ये व्हाइट मार्बल कहाँ तक लगाया गया है, नदी के किनारों तक। अब आगे देखिए, ये जो इन्होंने रास्ता बनाया है, ये वाला पथ, यहाँ पर भी इन्होंने मार्बल यूज किया है। तो रिवर एंड द गार्डन वाट्स टू इट साउथ। तो जैसे जैसे हम इसके साउथ की तरफ जाएं, अभी हम फिलहाल हमने दूसरे वाले पैटर्न में देखा ही था कि जैसे जैसे हम इससे साउथ की तरफ जाएं तो ये सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज किया गया है। नदी है और उसके किनारे किनारे इन्होंने गार्डन बनवाए हैं। आप में से कितने लोग गए हैं ताजमहल देखने के लिए? शो मी योर हैंड। कोई गया है? नो। यार, ताजमहल तो जाने का मौका मुझे भी नहीं मिला आज तक। देखते हैं कब जाने को मिलता है। वहां पर जाने के बाद फिलहाल ये ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा कि किस डिजाइन में, किस पैटर्न में बनाया गया है। चलिए, तो आगे देखते हैं और क्या बताया हमें। तो जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएं तो क्या किया है, ये जो रिवर गार्डन है, दैट मीन्स कि रिवर के साथ साथ गार्डन ये बनाए गए हैं। शाहजहां developed this architecture form as a means to control the access that nobles had to the river। तो जो शाहजहां है, इन्होंने क्या डेवलप किया, द आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑफ मींस टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द नोबल्स हेड टू द रिवर। दैट मीन्स कि नदियों को इंपॉर्टेंस देते 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 एक अधिकार क्षेत्र की तरह कि पूरी नदी क्षेत्र पर हमारा अधिकार है। तो इन्होंने गार्डन बनाया। दैट मीन्स ये दिखाना चाहते थे कि हम इस पूरे एरिया के मालिक हैं और पूरी नदी पर हमारा अधिकार क्षेत्र है। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। अब उन्होंने क्या किया, जब आगरा से अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली में, तो यहाँ पर इसे शाहजहानाबाद कहा जाने लगा। दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, जिन्होंने शाहजहानाबाद जो कि इन्होंने दिल्ली में बनाया था। The imperial palace commanded the riverfront only specially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river। अब इन्होंने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करवाया था दिल्ली में, शाहजहानाबाद में, जहां पर अपना इंपेरियल पैलेस बनवाया, रहने वाला महल, तो इसमें जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता रखा गया था जो नदी की तरफ से जाता था। दैट मीन्स कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर वाले पिक्चर में। तो जैसे ताजमहल आगरा में बनवाया गया है, तो सेम ऐसे ही जब इन्होंने शाहजहानाबाद यानी कि जब दिल्ली में अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, तब इन्होंने क्या किया, वहां पर तो जो नदी की तरफ से जाने वाला रास्ता बनवाया गया था वो एक सीक्रेट रास्ता रखा गया था, और वहां पर केवल कोई इनका बहुत ही जानने वाला पर्सन ही जा सकता था। तो अभी देखिए हमें क्या बताया इसके बारे में। तो द इम्पेरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट ओनली स्पेशली फेवर्ड नॉबल्स। जो बहुत फेवर्ड नॉबल हो, जो बहुत इनका जानने वाला हो, स्पेशल, जिसपे बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, केवल वही जा सकता था उस रास्ते से। रिवर फ्रंट गार्डन के सामने से इनके पैलेस तक, इम्पेरियल पैलेस तक, केवल वही पर्सन जा सकते थे जिसपे बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। अब कौन जा सकता था? लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा सिको, जैसे कि इनका बड़ा बेटा दारा सिको। तो यानी कि हमें किसी और के बारे में नहीं बताया है। दैट मीन्स कि ये सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं पे करते थे। फिलहाल हुआ ये है कि हमारे हिस्ट्री में दारा सिको के बजाय जो किंग बने हैं वो औरंगजेब। वॉइस कट कट करा रही है। यस बेटा, प्रॉपर आवाज आ रही है अब? यस मैम। यस मैम।
चलिए, तो जब इन्होंने शाहजहानाबाद में अपनी कैपिटल शिफ्ट की और वहां पर जो उन्होंने अपना इंपेरियल पैलेस बनवाया, अपना रेजिडेंस बनवाया, वहां पर जाने के लिए जो मेन जो रास्ता था, एक सीक्रेट सा रास्ता, वहां पर केवल इनके स्पेशली फेवर्ड नॉबल्स ही जा सकते थे, जिसपे ये बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। जैसे कि इनका दिया है, इनका लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा सिको, इनका सबसे बड़ा बेटा दारा सिको। तो दारा सिकोह को ये सबसे ज्यादा लाइक करते थे, ये सबसे बड़ा बेटा भी था, और शाहजहां चाहते भी यही थे कि मेरा सबसे बड़ा बेटा ही राजा बने, किंग बने। और यही कारण रहा था कि औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में कैद कर दिया था। फिलहाल हम सभी इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। और उसके बाद मैम। औरंगजेब ने अपने दोनों भाइयों को मार भी दिया था राजा बनने के लिए। चलिए, तो फिलहाल हमें ये नहीं पता कि जो दारा सिकोह है वो रहे एबल थे, शासन करने लायक थे या नहीं थे। ये तो अगर वो राजा बनते तभी क्लियर होता। चलिए, तो आगे क्या बताया है वहां पर, जो इनका शाहजहानाबाद में जो इम्पेरियल हाउस बनवाया गया, वहां पर केवल कुछ ही जा सकते थे जिनपे ये बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। जैसे इनका बड़ा बेटा है दारा सिकोह, वर गिवन एक्सेस टू द रिवर, इनको ही अधिकार था केवल उस नदी रास्ते से जाने का। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। अब बाकी जो लोग थे उन सभी के घर भी दूर बनाए गए थे, यमुना नदी से बहुत दूर। तो ये देखिए, जो इन्होंने इम्पेरियल हाउस बनवाया अपना, वहां पर केवल कुछ ही लोग जा सकते थे इनके उस घर तक, इनके उस मेन हाउस तक। बाकी लोगों के घर दूर दूर बनवाए गए थे, बहुत दूर, रिवर यमुना से दूर। ओके, चलिए, तो आज का जो टॉपिक पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब देखिए, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रीजन एंड एम्पायर। तो ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। फिलहाल ये छोटा सा टॉपिक है, इसे आज कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया है। यस मैम। चलिए, तो इस रीजन एंड एम्पायर दैट मीन्स की इन क्षेत्र और साम्राज्य, तो किसके अधिकार में कितना क्षेत्र था, कितने साम्राज्य थे, और कैसे इन्होंने उसे रिप्रेजेंट किया। तो अभी हमें इससे रिलेटेड बिल्डिंग। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस बेटा, आवाज जा रही है सभी को? यस मैम। तो एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी, तो हमने अभी पढ़ा ही है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो थी वो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। पहले क्योंकि पहले जब हमारी एंशियंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे सिक्स क्लास वाली, तो उसमें हमने यही देखा था कि लोग जो है वो शुरुआत कर रहे थे, कहाँ से वो लोग बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते। हमारी हिस्ट्री की शुरुआत ही तब से हुई थी। लोगों ने खेती करना सीखा था, घर बनाना सीखा था, और ये सारी चीजें ही सीखते रह गए थे। तो यानी कि जब 8th एंड 18th सेंचुरी के जो बीच का टाइम है, ये बहुत ही डेवलपिंग टाइम था। इस टाइम बहुत तरक्की हुई, और कहीं ना कहीं इसी ने फाउंडेशन रखी है मॉडर्न इंडिया की। तो हमने ये भी पढ़ा है कि 8th एंड 18th सेंचुरी के बीच में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई गई। देयर वाज आल्सो अ कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन, द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन। मैम क्लियर वॉइस नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस बेटा, आवाज जा रही है अब आपको? यस मैम। यस मैम। यस। तो ये ऐसा टाइम था 8 से 18 सेंचुरी का, जहां पर बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे किंग आए, दूसरे दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले। उन सभी के ट्रेडिशन को, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत अपनाया है। तो इसलिए जो हमारा आज का कल्चर है ना, वो मिक्सअप है बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हमने सारे एम्पायर से अडॉप्ट की हैं। तो बहुत सारे ट्रेडिशन रीजन वर अडॉप्टेड बाय अनदर। अब देखिए, इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट स्टैबल ऑफ द रूलर्स वर strongly influenced by the style architecture found in the adjoining sultanate of Bijapur and Golconda. तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी, तो जो किंग्स थे ना, वो हाथी पे बैठ के लड़ते थे, घोड़े पे नहीं, हाथी पे स्टार्टिंग में।
जब विजयनगर का अंपायर था, राजा कृष्णदेव राय थे, उनके महल में एक और थे, उनके असिस्टेंट तेनालीरामन, उनकी बहुत सारी स्टोरी पढ़ी है हमने। तो उनके टाइम पे क्या था, जो किंग्स थे ना वो हाथी पे बैठ के लड़ाई करते थे। अब आगे क्या हुआ, अब आगे बात ये आ गई कि जब जैसे ही महमूद गजनी आया, उनके साथ ही शुरुआत हो गई चालाकी से लड़ाई करने की, दैट मीन्स धोखेबाजी से। तो अब अगर हाथी पे बैठ करके लड़ने जाते तो पहले ही पता लग जाता राजा आ रहा है और सामने वाला अलर्ट हो जाता। तो इसलिए अब ये एलिफेंट पे बढ़ने वाली, जो बैठकर लड़ने वाली जो टेक्निक थी, उसे छोड़ दिया गया। और दूसरा भी हमने देखा है कि मुगल अंपायर में जब मराठाओं के साथ लड़ाई हुई थी तो इसमें गुरिल्ला वॉरफेयर यूज किया गया था, गुरिल्ला युद्ध। तो इस युद्ध में छिप के लड़ते थे, दिखते नहीं थे सामने, छिप करके लड़ाई की जाती थी। तो ये बहुत सारी टेक्निक आई। और आज के टाइम पे भी हम देखते हैं जो लड़ाइयां होती है ना, बहुत सारे लोग छुप के ही करते हैं। बॉर्डर पे जो लड़ाइयां होती है वहां सामने वाला जब अटैक करता है तो वो दिखाई देके नहीं करता कि चलो मैं सामने आ गया, गोली से शूट आउट करो। तो अब भी सेम वही टेक्निक यूज की जाती है। तो देखिए हमने बहुत सारी चीजें फॉलो की है यहाँ से। अब आगे और क्या बताया हमें, तो हमने बहुत सारे इनके ट्रेडिशन को फॉलो किया है, तो साथ ही साथ इनके आर्किटेक्ट को, इनके निर्माण, जो भवन बनवाते थे ये लोग, बिल्डिंगें बनवाते थे, उसे भी फॉलो किया है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बीजापुर एंड गोलकुंडा में। तो बीजापुर एंड गोलकुंडा, जिसे औरंगजेब ने अपने टाइम पे अपने अंडर कर लिया था, गोलकुंडा और बीजापुर दोनों को यस ही। और मैम। वहां पर भी बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई गई हैं जहां पर मुगल अंपायर का डिजाइन देखने को मिलता है। इसके बारे में फिलहाल अभी हमें चैप्टर 6 में पढ़ना है, बीजापुर एंड गोलकुंडा के बारे में। अब वृंदावन में नियर मथुरा, टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन द आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वर सिमिलर टू द मुगल पैलेस इन द फतेहपुर सीकरी। अब हम वृंदावन मथुरा, जहां पर कृष्ण जी की जन्म स्थान है, कृष्ण जी का जन्म स्थान है, वहां पर भी बहुत सारे टेम्पल्स में मुगल टेक्निक दिखाई मिलती है, देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि उन लोगों को मुगल टेम्पल्स के बहुत सारे मंदिर पसंद आए होंगे, इसीलिए उन्होंने उस टेक्निक को फॉलो किया। अब मुगल पैलेस एक फतेहपुर सीकरी के बारे में हमें दिया है, यहाँ पर डायग्राम भी है इसी का। यस, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी इसे अकबर ने बनवाया था, क्योंकि अकबर जब लड़ाई लड़ने गए थे तो यहाँ पर उनकी जो बेगम थी, जोधा बेगम माना जाता है, उन्होंने उनका साथ दिया था। और फाइनली उस लड़ाई के स्टार्टिंग में लग रहा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन एंड में वो जीत गए थे। तो इसी दिन को मेमोरेबल बनवाने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ को ये गिफ्ट किया था, फतेहपुर सीकरी। फतेह का मीन्स होता है आजादी, किसी के ऊपर आजादी पा जाना। तो फतेहपुर सीकरी इसीलिए नाम रखा गया इसका, क्योंकि ये बिल्डिंग किस लिए बनवाई गई थी, जीत के लिए। तो ये जो मथुरा वृंदावन का टेम्पल है, ये भी फतेहपुर सीकरी की तरह डिजाइन किया गया है। The creation of large empire that brought different region under the rule helped in the cross fertilizations of artistic from an architectural style। तो अब देखिए जितने भी बड़े बड़े अंपायर आए और जितने भी इन अंपायर का, ये अंपायर आए, जो किंग्स आए, इनका जितना अंपायर था, इसके जितने भी रूलर्स थे, तो इन सभी का क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स कि मिक्सअप, मैंने अभी आपको बताया ही है कि हम सभी का कुछ ना कुछ फॉलो कर लेते हैं। तो इन सभी का मिक्सअप जो है वो हमें देखने को मिलता है आर्किटेक्चरल स्टाइल में। आज के टाइम पे जो बिल्डिंगें बनवाई जाती है ना, ऐसा नहीं है कि हमने दिल्ली सल्तनत को ही फॉलो किया होगा, मुगल अंपायर को भी फॉलो किया होगा। साथ ही इससे पहले जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री में जो बिल्डिंगें बनवाई गई थी, बहुत सारे हमने उससे फॉलो किया होगा। तो इसलिए आज के टाइम पे जो हमें देखने को मिलता है, दिस इज द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मुगल रूलर्स वर पार्टिकुलरली स्किल्ड एंड adapting regional आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग। अब जो मुगल थे फिलहाल वो बहुत यूनिक रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्डिंगों को एक नए तरीके से बनाया था। वो बहुत ही स्किल्ड थे, बहुत ज्यादा कुशल थे, और इसीलिए शाहजहां का बनाया हुआ जो ताजमहल है वो इतना ज्यादा फेमस है। In Bengal, for example, the local rulers had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut। तो अब देखिए बंगाल में जो नए रूलर्स आए थे, पाल वंश वगैरह के, या फिर उनके आगे आने वाले रूलर जो बाद में नवाब आए थे मुगल काल के बाद, इन्होंने भी अपनी बिल्डिंगों में थैचर रूफ बनवाई है, एक फूस झुकी हुई छत,
तो ये भी मुगल अंपायर से ही लिया गया है। द मुस्लिम लाइक द बांग्ला डोम सो मच दैट दे यूज इन देयर आर्किटेक्चर। अब मुस्लिम्स जो मुगल्स थे इन्हें बंगला डोम पसंद आया था, और इसलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी बिल्डिंग में इसे फॉलो किया है। तो जो डोम बनवाया जाता था गुम्बद, ये हम फिलहाल लिया है एंशियंट हिस्ट्री से। जिस समय महात्मा बुद्ध आए थे तो महात्मा बुद्ध का सबसे पहले डोम बनवाया गया था। तो जो मुगल्स है इन्होंने वहां से इसे अडॉप्ट कर लिया है, इन्हें पसंद आया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बिल्डिंग में इसे फॉलो कर लिया है। सो मस्ट दे यूज इन देयर आर्किटेक्चर, इन्होंने इसे अपने आर्किटेक्ट में यूज किया। द इम्पैक्ट ऑफ द अदर रीजन वाज आल्सो एविडेंट। द अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, मैनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल टाइप ऑफ गुजरात एंड मालवा। अब फतेहपुर सीकरी इतना फेमस हुआ था कि इसी टाइप के बिल्डिंग, इसी के डिजाइन पैटर्न गुजरात एंड मालवा में जो बिल्डिंगें बनवाई गई है वहां पर भी इसे लिया गया है। चलिए, तो अब आगे हमें क्या देखना है कि जो मुगल रूलर्स थे 18th सेंचुरी तक इनका एंड हो गया है, मुगल अंपायर का डिक्लाइन हो चुका था। द आर्किटेक्चरल स्टाइल वाज डेवलप अंडर देयर पैट्रोनेज, वर कंस्टेंटली यूज्ड एंड अडेप्टेड बाय अदर रूलर्स व्हेनेवर दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम। तो इनका जो ये भले ही इनका अंत हो गया, ये लोग खत्म हो गए, इनकी समाप्ति हो गई, लेकिन जो इनकी आर्किटेक्चरल शैली थी, जो इनका स्टाइल था, इन्हें पैट्रोनेज किया जाता रहा, संरक्षण दिया जाता रहा दूसरे किंग्स के द्वारा, और इनकी बहुत सारी टेक्निक को फॉलो किया जाता रहा। और यही कारण है कि आज भी इनकी बनाई गई बिल्डिंगें इतनी फेमस है और इन किंग्स को भी इतना याद किया जाता है। तो जितने भी नए राजा आए, जिन्होंने अपने देवर ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम, जिन्होंने अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की, उन्होंने भी बहुत सारे पैटर्न को एज इट इज मुगल अंपायर से ही लिया है। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। मैं आप सभी को ग्रुप में अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, और आपको उसके उन क्वेश्चन के Yes, आंसर ma'am. लिख के सबमिट करने हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम सभी को इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, तो आप सभी को चैप्टर पढ़ के आना है। ओके मैम। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो मीटिंग एंड होने वाली है। आप सभी को एक बार फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि आज हमने क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस किए हैं, टाइम बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट। तो आप सभी को रिवाइज करना है और उसके बाद सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके यस मैम। ओके Yes, बेटा, ma'am. गुड बाय एवरीवन। बाय मैम। Goodbye, ma'am.